हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे आईआरटी एंट्रेंस के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन। केमिस्ट्री के ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए और उन क्लासेस को बहुत सारे बच्चे पसंद कर रहे हैं। ठीक है, उनको देख रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग उसके आगे से और भी ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं केमिस्ट्री के। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन करते रहना। ठीक है, जैसा कि आप क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपको भी यहाँ पर जो है ये बेनिफिट मिलेगा कि आप खुद से ये समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम जब क्वेश्चन लिखते हैं तो आप उसको क्या करते चलिए, सॉल्व करते चलिए। जब हम सॉल्व कराते हैं तो उसको देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन यहाँ पर हम थोड़ा बहुत लिखते चलेंगे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन को लिखेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। ये सारे क्वेश्चन जितने हम आपको कराते हैं, ये सारे के सारे इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बहुत बढ़िया अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 25 मिली ml, यहाँ पर लिखा हुआ है मिली लिखा हुआ है, यानी कि ml हो गया वो। तो 25 ml विलेयन, 25 ml विलेयन जिसका भार, ठीक है, एक विलेयन है। विलेयन आप समझते हैं, विलेयन क्या होता है। विलेयन होता है जिसमें हम 2 चीज़ें घोल देते हैं। जैसे कि आप शरबत बनाते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं, पानी में चीनी घोल देते हैं तो क्या बन जाता है, शरबत बन जाता है। ठीक है, गाना भी बन गया इस समय इसका। चलिए, तो यहाँ पर क्या है आगे, जिसका भार 28 ग्राम है। ठीक है, 28 ग्राम है। गर्म करने पर 8 ग्राम ठोस 8 ग्राम ठोस पदार्थ देता है। देखिए, क्वेश्चन किस तरीके से घुमा रहा है, देता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, तो ठोस की विलेयता आपको बतानी है। ठोस की विलेयता क्या होगी। ठीक है, आपके पास में ऑप्शन है 25 ग्राम या फिर 30 ग्राम या फिर 35 ग्राम या फिर 40 ग्राम। आप लोग इसको थोड़ा सा सोचिए और कैसे सॉल्व करना है इसको समझिए। थोड़ा सा इसमें इंक डाल लिया जाए, आप लोग को थोड़ा पर दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, किस तरीके से हमको अप्रोच करना है। कह रहा है कि इतना ml विलियन है जिसका भार आपको बता दिया गया। ठीक है, यानी कि जो विलियन है उसका आपको वॉल्यूम भी पता है, यानी कि कितना है वो भी पता है, और कितना ग्राम है वो भी आपको यहाँ पर दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि गर्म करने पर 8 ग्राम ठोस देता है। विलियन का मतलब ही हो गया कि उसमें 2 या 2 से अधिक चीजें मिक्स की गई हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब उसको हम गर्म करेंगे तो 8 ग्राम हमको कोई चीज़ मिल रही है। तो कहने का मतलब है कि 8 ग्राम जो चीज़ मिल रही है वो उसमें ठोस के रूप में घुली रही होगी। जैसे कि अगर आप पानी में चीनी को घोल देंगे, मान लीजिए कि आपने पानी लिया 1 लीटर का और उसमें आपने 1 पाव चीनी, या फिर मान लीजिए पाव नहीं तो 100 ग्राम चीनी उसमें घोल दिया, तो आपको दिखेगी तो है नहीं, लेकिन जब आप पानी को गर्म करेंगे तब आपको 100 ग्राम चीनी बची हुई रहेगी, पानी आपका उड़ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर हम ये पता कर सकते हैं कि जब इसको गर्म किया गया तो कितना ठोस मिला हमको, 8 ग्राम। तो हम ये कह सकते हैं कि जो विलियन था उसमें हमको ठोस कितना मिलाया गया था, 8 ग्राम विलियन में मिलाया गया था। तो यहाँ पर होता क्या है, होता ये है कि विलियन बराबर क्या होता है, विलियन बराबर होता है विलायक प्लस विलेय। ठीक है, विलायक प्लस विलेय। ठीक है, विलेय यानी कि आपका जो 8 ग्राम, ठीक है, और विलायक जो उसको घोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विलेयन है ये कितना है, 28 ग्राम है। देखिए यहाँ पर 28 ग्राम है। और आप जो ये विलायक है, ठीक है, विलायक या फिर विलेयता भी कह सकते हैं इसको, विलेयता। ठीक है, तो इसको जब आप निकालेंगे तो इसकी यानी कि जो वैल्यू निकालेंगे कि कितना ग्राम होगा विलायक आपका, ठीक है, विलायक,
तो विलायक इसमें कितना निकल करके आएगा, विलेय आपका कितना है 8 ग्राम। 8 ग्राम ठोस ही तो उसमें मिक्स हुआ था, ठीक है, दिख नहीं रहा था, जब हमने गर्म किया तो हमको मिल गया। तो अगर इसको इधर की तरफ ले आएंगे तो इधर ये क्या हो जाएगा 28 माइनस 8, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 20 ग्राम आपका क्या आ गया, 20 ग्राम आपका यहाँ पर जो है विलायक आ चुका है, ठीक है। तो 20 ग्राम विलायक आ चुका है। अब हमको क्या निकालनी है, ठोस की विलेयता निकालनी है, ठीक है। ठोस की विलेयता का निकालने का क्या मतलब हुआ, ठोस की विलेयता निकालने का मतलब हुआ कि हम ये निकालेंगे, जैसे यहाँ पर ये 20 ग्राम में हमारा आ रहा है, कितना आ रहा है 20 ग्राम में कितना आ रहा है, कितना मिक्स किया जा रहा है, इसको 8 मिक्स किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि विलायक हमको 20 लेना पड़ रहा है, तब हम जो हमारा विलेय है वो कितना ले रहे हैं 8 ले रहे हैं। तो जब विलेयता निकालते हैं तो हम ये 100 ग्राम के लिए हमेशा देखते हैं, ठीक है। 100 ग्राम के लिए अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ठोस की विलेयता उसमें क्या होगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम एक ही नियम लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे कि यहाँ पर हमको मालूम है कि 20 ग्राम के लिए कितना लगता है 8 ग्राम लगता है, लगता कि नहीं लगता, ठीक है। तो 1 ग्राम के लिए कितना लगेगा, 1 ग्राम के लिए लगेगा 8/20, कितना लगेगा 8/20 ग्राम, ठीक है। और हमको निकालना कितना है 100 ग्राम के लिए निकालना है। तो 100 ग्राम के लिए कितना लगेगा, 100 ग्राम के लिए अगर आप देखेंगे तो लगेगा, यहाँ से और थोड़ा सा आगे आ जाइए, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो गुणते 100, ठीक है, इतना लगेगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो 20 पंचे 100 होता है और 8 5 कितना होता है 40, ठीक है। तो 40 ग्राम, यहाँ पर हमने मोटा मोटा क्या किया फिर से समझिए, विलयन दिया था हमको, विलायक दिया था, विलेय दिया था, ठीक है। मतलब इसमें से ये हमारे पास फॉर्मूला है, हमको यहाँ से विलयन मालूम था इतना होता है 28 ग्राम और विलेय 8 दिया था, क्योंकि बता दिया कि गर्म करने पर इतना ठोस बचता है, मतलब वो वही चीज होगी जो उसमें घुली थी, यानी कि विलेय। तो हमने घटा दिया, हमको पता चल गया कि जो घोलने वाला था, यानी कि जो मान लीजिए कि पानी रहा होगा, ठीक है, विलायक, तो वो कितना आ गया 20 आ गया। अब हमको क्या बतानी है, ठोस की विलेयता बतानी है। तो ठोस की विलेयता निकालने के लिए जो हमारा विलायक होता है वो 100 ग्राम में हम लोग देखते हैं कि 100 ग्राम में कितना घुल रहा है, ठीक है, कितने ग्राम में 100 ग्राम में। तो हमको ये पता था कि 20 ग्राम में 8 घोल रहा है, तो 100 ग्राम में कितना घोल रहा होगा 40 घोल रहा है, तो 40 घोल रहा है, यानी कि 40 उसकी क्षमता है। कहने का मतलब ये हुआ विलेयता, कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी ये विलयन होगा उसका अगर आप 100 ग्राम लेंगे, उसमें अगर आप 100 ग्राम लेंगे तो जो ये ठोस होगा, जो भी ठोस होगा, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे जो भी हो, जब आप उसमें डालेंगे तो 40 ग्राम तक तो उसको घोल पाएगा। जैसे मान लीजिए चीनी हो, 40 ग्राम आपने चीनी डाल दिया, आपको पता नहीं चलेगा, घुल जाएगा। लेकिन 40 ग्राम से जैसे ही आप ज़्यादा डालेंगे वो उसको घोल नहीं पाएगा, वो उसमें आपको दिखेगी, ठीक है, यानी कि उसकी विलेयता उतनी ही है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 40 ग्राम आ जाएगा। क्लियर है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसी तरीके के और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, विलयन विलायक, ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है आप इसको समझ के रखिए और इसके जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि किसकी बात हो रही है। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, जो डेटा है वो लिखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि एक आदर्श गैस का ताप, ठीक है, एक गैस है और कैसी गैस है, आदर्श गैस, आइडियल गैस, ठीक है। इसका ताप जो दिया है, ताप यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना दिया है 127 डिग्री सेल्सियस, ये 7 है, ठीक है, 127 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 127 डिग्री सेल्सियस इसका ताप है, ठीक है। स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर, दाब यहाँ पर क्या है, दाब यानी कि प्रेशर, प्रेशर क्या है कांस्टेंट है। स्थिर दाब पर इस गैस को कितना गर्म किया जाए, इस गैस को कितना गर्म किया जाए, कितना गर्म किया जाए कि गैस का आयतन पहले का 2 गुना हो जाए, 2 गुना हो जाए। ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है,
ये गैस का जो नियम होता है, ठीक है, उसी का ये फॉर्मूला है, ठीक है, उसी का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आप जानते हैं कि गैस के लिए एक फॉर्मूला हमारा फेमस है जो कि है PV = nRT, ठीक है, ये आइडियल गैस के लिए काम करता है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या है कि इसमें आपको कह रहा है कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, प्रेशर बदल नहीं रहा है, दाब आपका बदल नहीं रहा है, स्थिर है, ठीक है। वॉल्यूम की यहाँ पर बात हो रही है और टेम्परेचर की बात हो रही है। आपको पता है कि N और R ऐसे ही कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। तो अगर आप देखेंगे इस P को उधर भेज दे, T को इधर लाइए, तो यहाँ पर बनेगा V/T और ये इधर की तरफ जाएगा तो NR और यहाँ पर P, और ये टोटल इस कंडीशन में कांस्टेंट है क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है और P हमको क्वेश्चन में कह दिया कि कांस्टेंट है, प्रेशर नहीं बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये टोटल एक सिंगल कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ से ये बना सकते हैं कि V1/T1 इक्वल में V2/T2, ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। बस यही हमको लगा देना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था, यहाँ पर कह रहा था हमको वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शुरू में इस गैस का वॉल्यूम था उसको हम V1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, या फिर कहिए V मान लेते हैं। शुरू में जो इसका वॉल्यूम था गैस का उसको हम V मान लेते हैं, और दोबारा कितना कह रहा है, यानी कि जब इसको गर्म कर दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि जब इसको गर्म कर दिया जाएगा तब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पहले आयतन का 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा वाला वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2V हो जाएगा, ठीक है। अब टेम्परेचर की बात करें तो पहला जो टेम्परेचर था वो कितना था, पहला जो टेम्परेचर था T, ठीक है, टेम्परेचर T वो कितना दिया था, इसकी तो वैल्यू दी गई है, तो ये तो वैल्यू नहीं दिया था तो उसको हमने V मान लिया, लेकिन इसकी वैल्यू दी है, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है, 127 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में हम वैल्यू कभी भी नहीं रखते हैं, इस तरीके के जो हमारे फॉर्मूले होते हैं हमेशा केल्विन में रखते हैं। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमको इसमें 273 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 273 इसमें जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 और यहाँ से 0 और यहाँ से 4, यानी कि 400 केल्विन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400 केल्विन। और दूसरा वाला टेम्परेचर यही तो आपको पता करना है, ये T1 है, ये T2 है, ठीक है। T2 ही तो आपको पता करना है, ये इधर का ही है, ठीक है, ये ध्यान रखिए इधर का ही। तो T2 ही तो आपको पता करना है, कहाँ गया, कितना गर्म कर दिया जाए कि वो उसका आयतन इतना हो जाए, ठीक है, ये पता करना है। तो देखिए V1 आपको कितना दिया था, अब फॉर्मूले में रखते हैं V। T1 कितना दिया था, T1 दिया था 400, ठीक है, और ये कितना दिया था, मतलब कितना हो जाना चाहिए, 2 गुना हो जाना चाहिए। आपको टेम्परेचर बताना है, T2 ही तो बताना था। ऑप्शन क्या क्या दिया गया था सर, ऑप्शन आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। ऑप्शन आपको दिया गया था 254 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और उसके बाद दिया गया है 332 डिग्री सेल्सियस, 434 डिग्री सेल्सियस और 527 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको इधर नीचे दिख रहा होगा, ठीक है, तो नहीं दिख रहा होगा तो सुनाई दे रहा है 527 है, ठीक है, ये इतना हो गया। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको T2 की वैल्यू निकालनी है। तो T2 की वैल्यू निकालने के लिए देखिए V से V हमारा कट जाएगा, ठीक। अब ये चीज़ का मल्टीप्लाई इधर की तरफ होगा और ये इधर, यानी कि जो हमारा T2 आएगा वो आएगा 800 केल्विन। अब आपके ऑप्शन में तो कहीं आंसर है ही नहीं कि है, नहीं है, लेकिन ये केल्विन में है, ये डिग्री सेल्सियस में है। तो हमको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 273 इसमें से आप माइनस करना पड़ेगा, जो हम जोड़े थे अब माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, सिंपल से ये, ठीक है, सिंपल से ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 और यहाँ पर 2 और यहाँ पे कितना गया था, 5 आ जाएगा, ठीक है। 527 डिग्री सेल्सियस आपके ऑप्शन में कहीं पर है, ठीक है, जहाँ पर भी हो उसको लगा लीजिए, क्लियर। तो ये आपका जो है क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर चौथा है, ठीक है, दिख रहा है ना हो। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको नोट करते चलिए। और आदर्श गैस समीकरण के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के, उनको लगाइए, क्योंकि तरह तरह से इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने रूल दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन शायद उसी पे है, यहाँ पर बात करते हैं। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि समान परिस्थितियों में, जब समान परिस्थिति कहे तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भूकंप नहीं आ रहा। समान परिस्थिति का मतलब होता है टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर में NTP पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो समान परिस्थितियों में
समान परिस्थितियों में, लिख दे क्वेश्चन, समान परिस्थितियों लिख देंगे तो ये समझ जाइएगा, ठीक है। समान परिस्थितियों में, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कीजिए क्योंकि नहीं तो समय बहुत लग जाएगा, है ना। कितना है 14.1 मिली हाइड्रोजन को H2 को विसरित क्या होता है सर, विसरित होता है जैसे फैलता है, ठीक है। रूम में हम छोड़ देंगे कोनो गैस या ना तो इसे फैल जाएगी, उसी को हम लोग विसरित कहते हैं। विसरित होने में उतना ही समय लगता है, ठीक है, लगता है जितना कि 5 मिली मेथेन जितना कि 5 मिली मेथेन को लगता है। चलिए, लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेथेन का आपेक्षिक घनत्व बताना है। इस क्वेश्चन को आपको हम इस तरीके से बताएंगे कि आप इस जब भी आपेक्षिक करके और यहाँ पर ये फैलने की वाली की बात आएगी, आप इस तरीके का क्वेश्चन तुरंत कर पाएंगे, ठीक है। का आपेक्षिक घनत्व आपको बताना है, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व है, तो आपेक्षिक घनत्व है, आपके ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं सर, 7.95, 8.15, 8.65 और 9.15, ठीक है। ये आपको दिया गया है। एक सेकंड, थोड़ा सा ये कैमरा हिल गया। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि ये आपको इतना दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने कहा कि आपको इस तरीके से फॉर्मूला बताएंगे कि आप इस तरीके के क्वेश्चन तुरंत कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को लगाना है V1/V2 और इक्वल में V1/V2 और इक्वल में क्या करना है, √D2/D1, ठीक है। D2/D1 आपको करना है, ठीक है। क्या करना है, D2/D1 करना है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका D2 है, ठीक है, जो D2 है ये कौन सा गैस है, आपकी हाइड्रोजन गैस है, और जो D1 है वो आपका क्या है, वो आपका मीथेन का है, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर मीथेन का आपेक्षिक घनत्व बताना है। और डी का क्या मतलब होता है, डी का मतलब डेंसिटी यानी कि घनत्व ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डी है, ठीक है, ये किसका डेंसिटी है, इसका, हाइड्रोजन का, और ये किसका है, मीथेन का। तो आपेक्षिक घनत्व जो निकलता है, आपेक्षिक मतलब किसी के रिस्पेक्ट में जब हम किसी चीज का घनत्व निकालते हैं, उसकी तुलना में जब हम किसी चीज का घनत्व निकालते हैं, घनत्व या फिर कोई भी चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। आपेक्षिक भार होता है, आपेक्षिक घनत्व होता है, बहुत सारी चीजें आपेक्षिक की होती हैं, ठीक है। तो जब किसी की तुलना में आप किसी चीज का घनत्व निकालते हो तो उसको आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको D2/D1 ही निकालना है, सिंपल कहने का मतलब है, ठीक है। तो D2/D1 ही निकालना है, तो बस D2/D1 निकालना है, तो इसको इधर भेज देते हैं, यानी कि अंडर रूट को क्या करते हैं, इधर भेजेंगे। तो अंडर रूट को इधर भेजेंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज हम आपको बार बार बता रहे हैं। तो अब देखिए, वॉल्यूम आपको दोनों का दिया है, इसका वॉल्यूम दिया और इसका वॉल्यूम दिया है, बस वैल्यू रख दीजिए, यही तो आपका आपेक्षिक घनत्व है, आ जाएगा। तो V1 कितना दिया है, V1 आपको कितना दिया है, V1 हमने किसका बताया, किसका रहेगा, V1 आपका कितना दिया सर, ये 14.1, ठीक है। कितना दिया है, V1 आपका जो दिया है वो 14.1 दिया है, और V2 जो आपका दिया है वो कितना दिया है, वो 5 ml दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे, क्योंकि ये इसका स्क्वायर हो चुका है ना, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि V1 का स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर, और इक्वल में D2/D1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो हम V1 मान रहे हैं इसको, ठीक है, ये यहाँ पर जो D1 है ये इसी का घनत्व है, यहाँ पर ये उल्टा हो गया है, ठीक है। उल्टा कहने मतलब उल्टा हमने स्टार्टिंग में कहा, यहाँ पर ये इस तरीके से कि जो D1 है ये इसी का घनत्व है, ठीक है, और D2 जो है मीथेन का घनत्व है, ठीक। तो बस इसी का अपेक्षिक घनत्व निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पर ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के डेंसिटी के रिस्पेक्ट में। तो बस इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पर रखते हैं वैल्यू, V1 की वैल्यू कितना है,
14.1 और गुणते में 14.1 और डिवाइड में क्या करेंगे 5 गुणते 5 और यही हमारा वैल्यू रहेगा। अब इसमें मत सोचिएगा कि ये वैल्यू क्या है, यही टोटल आपका मीथेन का अपेक्षित घनत्व है। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको कट कर लीजिए, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो जो कैलकुलेशन की वैल्यू है आपकी, इसको सॉल्व करने के बाद वो कितना आएगी हम आपको सीधे सीधे बता दे रहे हैं। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके कीजिएगा। जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपको लगभग मिलेगी 7.95। कितना आएगी 7.95 आएगी। कहीं से मैच कर रही है ये पहली वैल्यू। ठीक है, तो अपेक्षित घनत्व इसका ही होगा। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे, इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे V1/V2 इक्वल अंडर रूट D2/D1। ठीक है, D2/D1 इसको लगा करके आप निकाल सकते हैं, अपेक्षित घनत्व निकाल सकते हैं। ठीक है, यही आपका टोटल अपेक्षित घनत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को याद रखिएगा, आएगा तो इस सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर इसके कॉन्सेप्ट में घुसेंगे तो वो लंबा हो जाएगा, इसी फॉर्मूले को लगाएंगे तो ये जल्दी से आ जाएगा। चलिए सर, अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आते हैं, बच्चे सोचते हैं कि भाई, और क्वेश्चन है ये डीपली क्वेश्चन है भैया, आप लोग इन क्वेश्चन को, हो सकता है बहुत बच्चे इन क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे, ये तो आसान क्वेश्चन है सर, ये तो बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि 4HCl, 4HCl नहीं है, 4NHCl। ठीक है, यहाँ पर क्या है HCl के 40 मिलीग्राम में कितना जल मिलाया जाए, में कितना जल मिलाया जाए कि प्राप्त विलयन की नॉर्मलता n/10 हो जाए। ठीक है, 1440 मिलीग्राम, 1500 मिलीग्राम, 1560 मिलीग्राम या फिर 1600 मिलीग्राम। ठीक है, ये आपको बताना है। तो नॉर्मलता यानी कि नॉर्मलिटी, और आपको यहाँ पर आयतन की बात हो रही है, तो नॉर्मलिटी और आयतन में एक रिलेशन बनता है जिसको हम लोग कहते हैं N1V1 इक्वल N2V2। बात एकदम सिंपल सी है, बस इसकी नॉर्मलता कितनी है 4। ठीक है, 4 रखा आपने, इसका वॉल्यूम कितना है 40 ml, 40 ml रखा, इक्वल में इसकी नॉर्मलता तो निकालनी ही है, N2 निकालना ही है। ठीक है, N2 आपका जो है निकालना है। और आपको क्वेश्चन में अच्छा नहीं, आपको निकालना है कि जल कितना मिला जाए, यानी कि V2 निकालना है। सॉरी, नॉर्मलता तो दी है, नॉर्मलता दी है n/10 मतलब 1/10। ठीक है, n नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, वो तो बताता है कि नॉर्मलता क्या है। ये V2 आपको निकालना है, बस हो गया काम। इसको इधर भेजिए, 4 चौक 16, 0 0 इक्वल में ये आ गया 1600 लगा दे, गलत हो जाएगा। 1600 लगा देंगे तुरंत गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें ये भी तो मिला हुआ है, तो इसको हटाइए ना, इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1600 माइनस 40। ठीक है, यहाँ पर 40 ml ये भी तो मिला हुआ है, पूछ किसका रहा, इसका है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1560। ठीक है, 1560 आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। क्लियर, चलिए झकाझक और चकाचक क्वेश्चन बढ़िया लगाते रहिए और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। आगे बढ़ते हैं सर। प्रयागराज में कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे बस खत्म क्लास आज की। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण क्षमता
घटने के क्रम में, घटने के क्रम में, घटने का क्रम सही है, घटने का क्रम है, घटने का क्रम सही है, मतलब यहाँ पर कुछ क्रम बनाए हुए हैं जिसमें आपको बताना कौन सा क्रम सही है, जिसमें उसकी ऑक्सीकरण जो है मतलब कि ऑक्सीकारक, सॉरी यहाँ पर क्या क्या लिख दे रहे हैं भाई, ऑक्सीकारक क्षमता जो है वो घट रही है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जिसकी है पहले वो लिखनी है, फिर जो उसके कम है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है, फिर उसके लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है सर हमारे पास में। ऑप्शन एफ है फ्लोरीन है, आई है, बी आर है ब्रोमीन है, सी एल क्लोरीन है। ये सभी क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप्स है ना। ब्रोमीन बड़ा है कि क्लोरीन बड़ा है कि आयोडीन बड़ा है कि फ्लोरीन बड़ा है। ठीक है, सॉरी एफ आर नहीं रहेगा। उसके बाद क्या है, अगला क्या है, फ्लोरीन बड़ा है कि क्लोरीन बड़ा है, मतलब उसकी ऑक्सीकरण जो क्षमता है वो ज़्यादा है, आयोडीन बड़ा है। तो देखिए इसको आपको एकदम याद रहने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, आवर्त सारणी का क्वेश्चन है कि क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है आपका फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का, फिर उसके बाद आयोडीन का। इसके बाद एक और होता है कोई AS करके कोई एक होता है और, ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप में। ठीक है, तो उसका होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जो है ऑक्सीकरण संख्या होती है, यानी कि ये आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप ये वाला आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, आप इसको एक तरीके से याद कर लीजिए किसका सही होता है इसका। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में जब केमिस्ट्री की क्लास होगी तो हम बल्कि आपको ये बताएंगे कि हाइड्रोजन ग्रुप को किस तरीके से याद किया जाता है। ठीक है, उसका एक ट्रिक है, उसको हम याद करने के एक छोटा सा कोट है, बहुत बढ़िया सा है। ठीक है, बहुत मजा आएगी। तो अभी वो हम थोड़ा पूरा याद नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअली में, तो हम आपको बताएंगे, बहुत अच्छे से आपको हाइड्रोजन ग्रुप सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब सब लोग बताइएगा। ठीक है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको हल्के में लेने लायक लग रहा होगा लेकिन हल्के में लेने लायक है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, देखिए इसको सभी लोग गलत कर सकते हैं क्योंकि पूछा ही इस तरीके से है कि ग्रेफाइट की विद्युत चालकता के कारण, ग्रेफाइट की विद्युत चालकता के कारण ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं, ग्रेफाइट तो सभी लोग जानते होंगे, बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या क्या है ऑप्शन में, स्नेहक, सबके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। इलेक्ट्रोड, लेड पेंसिल, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा पहले। ठीक है, जल्दी में इसका आंसर गलत मत लगाइएगा। लिखा हुआ है कि हमने कहा ना कि केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रेफाइट की विद्युत चालकता के कारण, ग्रेफाइट क्या होता है आपको पता है। ठीक है, जो आप पेंसिल से लिखते हैं उसमें क्या लगा रहता है, जिस निब से आप लिखते हैं, ठीक है, वो ग्रेफाइट का बना होता है, टोटल ग्रेफाइट का होता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट का लिखा हुआ है कि विद्युत चालकता के कारण ग्रेफाइट के क्या बनाया जाता है, क्योंकि जो आपका पेंसिल में लगा हुआ ग्रेफाइट होता है उसका इस्तेमाल तो हम स्नेहक के रूप में भी करते हैं, स्नेहक के रूप में भी करते हैं, इलेक्ट्रोड के रूप में भी करते हैं, और लेड पेंसिल के रूप में भी करते हैं, तीनों के रूप में करते हैं। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन यही पैदा करेगा कि यार इसका उपयोग तो हम लोग स्नेहक के रूप में, स्नेहक क्या होता है कि जहाँ पर फिसलन बनानी होती है हमको, ठीक है, फिसलन बनानी होती है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं,
वहाँ पर हम लोग ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा स्लिप करती है, ठीक है। कभी आप ग्रेफाइट को लेकर के घिस दीजिए और देखिए उस पर कितनी फिसलन आ जाती है, बहुत ज़्यादा फिसलन, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग स्नेहक के रूप में भी करते हैं। जैसे भैया आप किसी चीज़ में तेल डालते हैं, जब कोई चीज़, कोई बियरिंग है नहीं चल रही है, कोई नट है नहीं खुल रहा है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, स्नेहक के रूप में आप तेल डालते हैं, ढीला हो जाता है, खुल जाता है, ठीक है। उसी तरीके से बहुत सारी मशीनों में इस स्नेहक के लिए, उसी चीज़ के लिए, ठीक है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये भी उसका इस्तेमाल है, ये भी उसका इस्तेमाल है, ये भी उसका इस्तेमाल है। लेकिन यहाँ पर पूछा कि विद्युत चालकता गुण उसमें होता है, तो उसके कारण क्या बनाया जाता है, उस चीज को देख करके क्या बनाया जाता है, उस चीज को देख करके क्या स्नेहक बनाया जाएगा कि भाई उसमें चलो विद्युत चालकता गुण है, उसमें स्नेहक बना दो, ऐसा तो है नहीं। उसमें देखेंगे कि स्नेहक का गुण है कि नहीं है, ठीक है। उसमें लेड पेंसिल इसमें लिखा है, तो लेड पेंसिल का जब हम लोग बनाते हैं तो क्या हम ये देख करके बनाते हैं कि उसमें विद्युत चालकता है, इस वजह से हम लेड पेंसिल बनाएंगे? भाई लेड पेंसिल से हमको विद्युत से क्या मतलब, भाई बच्चों के लिए है, बल्कि बच्चों से तो उसको दूर रखना चाहिए करंट को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोड हम उसको बनाने का काम करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड जो है बनाते हैं, आप खुद ही से समझ पा रहे हैं, ये इधर विद्युत चालकता है और ये इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन की बात की, ठीक है। थोड़ा सा क्लास को हमने छोटा रखा आज में, क्योंकि होनी थी सुबह में क्लास और शाम को आपकी फिजिक्स की क्लास होनी थी, लेकिन हो नहीं पाई, ठीक है। तो आपको हम एक क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिएगा, सभी लोग कोशिश कीजिएगा, कहीं से भी कैसे भी करके इसका आंसर आपको ढूंढ करके लाना है और कमेंट में डालना है, ठीक है। कमेंट में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, सबको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन इसको सॉल्व कर पाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि 20 मिलीग्राम, आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपका HW है, 20 मिली HCl ml, ठीक है, 20 ml HCl अम्ल से 0.1435 ग्राम AgCl, ठीक है, AgCl प्राप्त होता है अम्ल की नॉर्मलता आपको बतानी है, नॉर्मलता, ठीक है, नॉर्मेलिटी आपको बतानी है। तो इसको आप लोग बताइएगा। आपके पास में ऑप्शन क्या क्या है, n/5, समझिएगा, n/5, n/10 और n/15 और n/20। जिस तरीके से इसकी पिछली क्लास में सभी बच्चे ने आंसर बताया था, उसी तरीके से आपको इसका आंसर कैसे बताना है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है कमेंट में HW और यहाँ पर डैश करके ए लिखना है, या फिर बी या सी, जो भी आपका सही होगा वो लिखना है, ठीक है। या फिर आप चाहें तो HW और सामने ऐसे करके n/5, n/10 ये सभी करके कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करके हमको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए और सभी से चाहिए, ठीक है। तो सब लोग इसको कीजिएगा और कल सुबह में आपका टेस्ट होगा, एकदम अनाउंसमेंट किया जा रहा है यूट्यूब पे, ऑफिशियली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। हो सकता है तीनों सब्जेक्ट का हो या फिर हो सकता है 50 क्वेश्चन का हो, जितना भी होगा, लेकिन आपका टेस्ट पक्का होगा, ठीक है। कोशिश ये रहेगी कि आपका पूरा 75 क्वेश्चन का टेस्ट हो और सब उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे दे, लगभग 1000 बच्चे उसको टेस्ट को देने वाले हैं, ठीक है। तो उसको टेस्ट को दीजिएगा और आपको तुरंत जैसे ही टेस्ट देंगे तुरंत आपको अपना नंबर भी पता चल जाएगा। 4 नंबर एकदम जैसे आपका एग्जाम का पैटर्न रहता है सेम उसी तरीके से उसको बनाया जाएगा। तो आप उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा, ठीक है। कल की क्लास में, मतलब कि कल सुबह जो है आपका वो टेस्ट होगा, ठीक है। सुबह में लगभग, अब ये नहीं कि 6 बजे ही होने लगेगा, ठीक है, हो सकता है 10 बजे भर में हो, ठीक है। तो वो टेस्ट आपका होगा। बाकी क्लासेस को देखते रहिए, पिछली क्लासेस जिसने नहीं देखी है उसको जाइए देखिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, समय कम बचा हुआ है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय।